अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट शो ऑफ गुजरांवाला, वीडियो पॉडकास्ट शो ऑफ गुजरांवाला, जिसमें हम उन लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से बात करते हैं जिनकी वजह से, जिनके चेहरों की वजह से, जिनकी स्टोरीज की वजह से और जिनके काम की वजह से बेइख्तियार हम कह उठे क्या कहने, क्योंकि शो का नाम है। तो आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, बहुत कम लोग उनको उनके नाम से जानते हैं, ज्यादातर लोग उनको उनके काम से जानते हैं। और मेरी उनसे जो 2-3 दफा बैठक हुई है, डिस्कशन हुई है, उसमें मैंने उनको इतना एक्सप्लोर किया और इतना मजे की पर्सनैलिटी, इतनी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी और इतनी जबरदस्त अप्रोच रखने वाली पर्सनैलिटी बहुत कम है हमारे सिटी में, गुजरांवाला में। तो आज हम उनसे जो है वो डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, किस तरह उन्होंने ग्रो किया, किस तरह वो आगे बढ़े, किस तरह उनकी अभी प्रेजेंटली वो कहाँ खड़े हैं और फ्यूचर में उनके क्या प्लान्स हैं। तो नन अदर देन अमीर हमजा, आरजे अमीर हमजा। अमीर हमजा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस एक काम तो आपको पता है जी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो उसके अलावा क्या चल रहा है? वो तो चलता रहेगा इंशाल्लाह, और चल भी रहा है। उसके अलावा टीचिंग, ठीक है। और उसके साथ तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो मैं हर टाइम करता हूँ, कई लोग ओवर थिंकिंग की वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं। डेफिनेटली। हाउ डू यू मैनेज दैट? ये होता जिस तरह से है कि मुझे लगता है कि अगर हम उसको मैनेज करने लग जाए ना, तो फिर ओवर थिंकिंग में ऐसी बहुत सी अच्छी सोचें हैं जिनको अगर हम मैनेज करते हैं तो वो भी पीछे चले जाएंगी। तो इनके साथ साथ बस इसको एंजॉय करते रहना चाहिए। मैं तो एंजॉय करता रहता हूँ। करते तो हैं हम। किस तरह हम व्यूअर्स को बताना अगर चाहें कि ओवर थिंकिंग, क्योंकि मैं खुद करता हूँ और कई दफा मैं कोशिश करता हूँ उसको पॉजिटिवली एग्जीक्यूट करके जो है उसमें से कुछ आउटपुट निकालूं, कुछ ऐसी चीज निकालूं जो प्रोडक्टिव हो। ऐसा इसका ना मैं बड़ी अच्छी बात मैं आपसे कहूँगा कि हम जब कुछ अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। हाँ, तो वो हैप्पी हार्मोन जब होते हैं तो हमें लगता है कि हम ये जो अच्छा सोच रहे हैं ऐसा अच्छा होगा भी। आज से 2-3 माह पहले जब मुझे लगा कि पहले ये चीज़ें ना, पहले ये ओवर थिंकिंग वगैरह, जिस तरह एक वर्ड है क्रेविंग होना किसी चीज़ की, पहले ये वर्ड नहीं थे जब हम मतलब बड़े हो रहे थे या इस तरह। तो ये जब सारी चीज़ें सामने आई तो मैंने इसको इस तरह से मैनेज करना शुरू किया कि आई स्टार्टेड राइटिंग। जो भी मेरे माइंड में आता था, जैसे भी आता था, मैं पेपर पेंसिल पकड़ता था, शायद यही वो डायरी है या एक और भरी पड़ी है, तो मैं आइडियाज लिखता था, जिस बारे में मैं सोच रहा होता था उस बारे में उस चीज को लिखता था। तो उससे ओवर थिंकिंग काफी, हाँ, इससे तो बहुत, ये तो बड़ा अच्छा, मुझसे भी अच्छा काम करता था। लेकिन मैं ये करता हूँ कि जब मुझे कोई नेगेटिव थिंकिंग आती है तो मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा नेगेटिव क्या होगा, ठीक है, और इस वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा। और आपको पता है हर वर्स्ट से वर्स्ट का आंसर यही है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर कुछ गलत होगा तो फिर क्या हो जाएगा, जिंदगी खत्म तो नहीं ना होगी। तो आप वर्स्ट अगर सोचते हैं तो उससे वर्स्ट सोचें, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे अगर ऐसा हो भी जाए, दुनिया चल रही है, तो क्या होगा। आसान लफ्जों में अगर कहें तो हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मार तो नहीं देगा ना कोई आगे। ऐसे ही फियर ऐसी चीज है जो जिसको परसीव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ हो रहा है, और रियलिटी को हैंडल कोई और पावर कर रही है जो अल्लाह के पास है। तो आपकी जो पावर है वो उन फियर्स को हैंडल कर रही है। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। तो वो कुछ भी नहीं होने वाला, होना वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। होना वही है, लिखा हुआ है, रियलिटी इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर थिंकिंग। ये चीज मैंने भी लर्न की है कि हम कई दफा कई चीजों में स्ट्रगल करते हैं। अच्छी बात है, स्ट्रगल इज अ पॉजिटिव थिंग। हम स्ट्रगल करते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उसके बारे में काफी सोचते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस सोच को, लेकिन होता एंड में वही है, हमारे प्लान बड़े छोटे छोटे प्लान होते हैं, जो अल्लाह का प्लान है हाँ, उससे बड़ा कोई प्लान। इसके ऊपर तो आप कह रहे हैं कि मेरी एज जो है वो 24, आई एम 24। हाँ, तो मेरा आप कहें कि अब मेरी उम्र में कई लोग मैंने देखे हैं कि उनको इतना यकीन नहीं होता। वो कहते हैं हम जो बस मेहनत कर रहे हैं ना, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें वो चीज मिलेगी, क्योंकि उनका बिलीव है कि हम उसके बारे में स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा अभी बिलीव चेंज हो गया, क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत हार्ड डायरेक्शन में ना लेफ्ट होते देखा। मैं राइट मुड़ना चाह रहा था, वो लेफ्ट हो गई। तो मेरा ये यकीन है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जो मर्जी कर लें, जो आपकी स्क्रिप्ट अल्लाह ताला ने लिख दी है, आप उसके अपोजिट कभी भी नहीं जा सकते।
और इसके बाद जब ए प्लान खराब हो जाए तो बी प्लान भी होना चाहिए। डेफिनेट वो देखिए इंसान है ना, वो ए बी सी डी ई एफ कई प्लान्स बना लेता है। अब मुझे लगता है आप जितने इंटेलिजेंट होते हैं ना उतने ज्यादा प्लान्स बनाए होते हैं। बैकअप अगर जॉब चलेगी तो मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। और मैंने देखा है कि इंसान होता कुछ भी नहीं है, वो सारे जो ऊपर से प्लान बनाते तो बैकअप प्लान भी अल्लाह ताला के पास है। अगर मुझे पर्सनली अपनी लाइफ एक्सपीरियंस ये लगा, किसी का बहुत प्यार करने वाला जो चला जाता है ना, उसका बैकअप भी अल्लाह ने बनाया होता है। क्योंकि अब आपने कहा है कि अगर तुम किसी मुश्किल के वक्त में सिर्फ इतना बोल दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मैं उससे बेहतर चीज तुम्हें अता करूंगा। और ये सारे अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट होते हैं तो उससे, लेकिन इंसान है ना, हम यहाँ बैठ के बातें करें लेकिन जब हम पे आएगी ना तो सबसे पहले डिप्रेशन जब आए हम पे, जब किसी भी शख्स पे आती है पड़ती है तो तब पता लगता है तब। और कई दफा जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो आप आपकी सोचें गुम हो जाती हैं सारी। आई होप आप भी एग्री करेंगे इस बात से। तो अमीर हमजा कहाँ से स्टार्ट हुआ? वेयर डू यू बिलोंग एक्चुअली? बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात। ठीक है। और मैं यहीं पे पैदा हुआ। ठीक है। और आप कह लें कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड और एक ऐसा एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत ज्यादा कोई लाउड बोलता है। ठीक है। जैसे स्कूल में टीचर्स बोलते हैं। ठीक है। और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे बच्चे खींचातानी करते हैं, नॉटी होते हैं, उस एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा बागी। हाँ, आप कह लें कि सुबह 8 बजे स्कूल लगता था और 2 बजे तक मेरी आंखें जो है ना वो बाहर आ गई होती थी रो के। मुझे इंतजार होता था कब 2 बजने और मेरी मदर स्कूल में एंटर होंगी और मैंने बाहर घर जाना है। तो ऐसा कैसे आपके माइंड में आया? क्यों ऐसा आया? हाउ? मुझे ऐसा लगता है कि हम जब, अब मुझे ये फील होता है क्योंकि मेरे भांजा भांजी हैं, तो जब मैं उनको देखता हूँ कि वो बिटवीन द 4 वॉल्स ही रहते हैं सारा दिन मोबाइल के साथ, या कोई और एक्टिविटी नहीं है, या उनको पुश नहीं किया जाता कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाला जाता है बच्चे को। जब एक बच्चे को मैंने देखा है, कई सारे ऐसे लोग हैं वो अपने बच्चे को कहते हैं यार की हो गया जा बाहर, या उन्हें पुश करते हैं फियर के सामने। शायद ये वजह थी कि मैंने ये चीजें इस तरह क्यों देखी क्योंकि मुझे पुश नहीं किया गया। तो मैंने यही देखा अपना बचपन की बहुत ज्यादा बाकी बच्चा जो बहुत ज्यादा डरपोक है आप कह लें दुनिया को लेकर। और आजकल की पेरेंटिंग तो बड़ी खतरनाक मुझे लगता है कि वो खतरनाक तो है, लेकिन वो आजकल की दुनिया के हवाले से अच्छी भी। अगर कोई पेरेंट्स, जब मैं देखता हूँ ना किसी बच्चे को पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि तुम बाहर जा या अकेले जा या ये कर, ये काम अकेले कर, जिससे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, मुझे उन पेरेंट्स पे बहुत फख्र होता है। ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि पैम्पर्ड बच्चे ज्यादा, आजकल के पेरेंट्स हैं वो ज्यादा प्यार करते हैं। वही मतलब कि जब मैं ऐसे पेरेंट्स को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। और वाकई आपकी बात ठीक है कि पेरेंट्स आजकल बच्चों को ज्यादा पैम्पर्ड करते हैं। अगर वो जिद कर रहा है या अगर वो कह रहा है कि मैं उस चीज के बगैर नहीं रह सकता, या मैंने स्कूल नहीं जाना या आज नहीं जाना, तो माँ बाप वाकई में, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो माँ बाप कहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, एक दिन की बात है, वो कह रहा है नहीं जाना तो इट्स ओके नहीं जाना, या अगर वो अकेला नहीं जाना चाह रहा तो चलो मैं छोड़ रहा हूँ। ये बात कहीं ना कहीं हमारी शुरू वाली बात से लिंक करती है कि वो जो खराब काम हो रहा है उससे वर्स्ट वो सोचते ही नहीं है, उससे पहले ही उसके सामने सारी चीजें हाजिर हो जाती। फिर वो वर्स्ट भी अगर सोचता है तो क्योंकि उसके साथ कभी वर्स्ट हुआ ही नहीं। लेकिन जो इंटरनल जो आपकी फैमिली में आपके साथ अगर कोई आपको सिखाने के लिए आपके साथ आपको कोई वर्स्ट फेस से गुजारता है, उस उम्र में, जिस उम्र में आप 3 साल के या 4 साल के, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ वो सारी जिंदगी आपके काम आया। क्योंकि मेरे दिल में जो डर दुनिया को लेकर था वो आज भी है। आज भी मुझे अगर कोई चैलेंज आ जाता है लाइफ में तो मुझे वही वर्स्ट थॉट्स आती हैं जो मुझे बचपन में आती थी कि जब टीचर कहती थी कि आज आपकी छुट्टी बंद है, तो मैं ये सोचता था कि रात के 7, 8, 9, 10 बज जाएंगे, ये खिड़कियां बंद होगी, स्कूल में अंधेरा होगा, कोई भी नहीं होगा। फैंटेसी स्कूल के बारे में आपकी थी कि ये खतरनाक जगह है, वर्स्ट जो नेगेटिव थिंकिंग है। तो मुझे लगता है अगर उस टाइम पे मुझे कोई ये पकड़ के कह देता ना घर में से, या मेरे क्योंकि फादर तो बाहर थे तो ऑब्वियसली मदर आपको पता है जरा इमोशनल होती है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई एक मेल एक कैरेक्टर मुझे ये कहता ना कि कुछ भी नहीं होगा अगर छुट्टी मत बंद हो जाएगी, मैं बाहर खड़ा हूँ, या मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेट इट बी। हाँ, लेट इट बी। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा अगर छुट्टी बंद करते हैं, मैडम स्कूल बंद हो जाएगा, या मतलब अब मेरे साथ ऐसे बच्चे होते थे जो ये सुनते थे तो वो चिल थे बिल्कुल।
बल्कि वो मुझे देख के हंस रहे होते थे कि यार इसका you were special actually शुरू से ही। हाँ, तो मुझे होता था कि मेरा तो पैनिक फौरन अभी भी वो डर है। अब मुझे अगर जिंदगी में कोई कई चैलेंजेस आता है, कोई ये तो नहीं कहता कि छुट्टी मांग कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा थ्रेट या कोई थोड़ी सी लड़ाई या कोई आर्गुमेंट, तो वो सेम सिचुएशन होती है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि तब किसी ने उसको रोका होता तो आज आपके सामने कोई मुख्तलिफ अमीर हमजा बैठा। यानी अमीर हमजा बचपन में स्कूलिंग तक काफी एक पैम्पर्ड इंतहाई डरपोक किस्म का बच्चा था, जो कि टीचर से डरता था कहीं वो उनकी छुट्टी ना बंद कर दें और मुझे यहीं पे ना रहना पड़े, लिटरली यहाँ पे। आप यकीन करें, एक दफा ये स्कूल का नाम ले सकते हैं? हाँ श्योर। मैं साइंस फाउंडेशन में था। ठीक है। स्कूल बहुत बदले हैं मैंने, 10-12 बदले हैं मैं तो इसी वजह से वो भी कहीं ना कहीं ये वजह। तो मैडम ने कहा कि अच्छा मैंने आप लोगों की कल छुट्टी बंद की थी और मैं गार्ड को कह के गई थी कि इनको जाने नहीं देना, तो आप लोग तो चले गए थे, तो मैंने तो आप घर जाके आपके लिए खाना बनाया कि 8:30 बजे आप लोगों को खाना सर्व करवाना है। अच्छा। कि बच्चों की मुझे श्योरिटी होगी कि जैसी फैंटेसी मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टी बंद होगी हम इधर ही रात रहेंगे, तो देखा मैडम ने वही बात की, मैडम ने तो खाना भी दिया कि इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो हुआ, वो वैसा ही होना था। तो कहीं ना कहीं जो है वो जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना तो आपके सामने भी वैसे भी फॉर्मूले भी नेगेटिव बात करता है, तो आप वहां से कड़ी मिल जाती है कि आप स्कूलिंग खत्म हुई अमीर हमजा और आप गए कॉलेज, क्या पढ़ा, क्या सोचा था और क्या पढ़ा? मगर ये है कि स्कूलिंग में अगर मैं डरपोक था तो स्टेज पे या करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत आ उसमें मेरी मदर ने बहुत सब, क्योंकि वो वैसे तो मुझे बहुत पैम्पर्ड करती थी लेकिन करिकुलर एक्टिविटीज के मामले में वो मुझे बहुत पुश करती थी। कॉफी ये सही जा रहा है ना? हाँ लाइव जाएगा सारा कुछ अनकट, कोई मसला नहीं, कॉफी भी है ये ऐसे ही ठीक हो गया। यानी आप करिकुलर एक्टिविटीज में स्कूल में भी पीछे नहीं थे। कॉलेज कॉलेज तो फर्स्ट था 2 साल एफएससी के मेरे, ठीक है, मैट्रिक मेरा बायो में था और एफएससी मेरी इंजीनियरिंग में थी। तो मोस्ट हमारे यहाँ ये फील करना कॉमन है, नॉर्मल है कि बच्चे कॉलेज में होता है कि वो आप कह लें कि 2 साल के लिए सबने इकट्ठे होना होता है और वो कोई एक ऐसा हब नहीं होता कॉलेज के जहाँ पे आप एक अच्छा दोस्त तलाश करें, जहाँ पे आप जिंदगी में जिनके साथ रहना है, क्योंकि सबने किसी ने डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर, किसी ने फ्रीलांसर, और एक एग्जैक्ट एम नहीं होता, सबका कलेक्टिव एम नहीं होता, सब अपना अपना एम सब कॉलेज। तो कॉलेज लाइफ टफ होती है, स्कूल लाइफ भी बड़ी इजी होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ भी इतनी टफ होती है, कॉलेज लाइफ टफ होती है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में जो बच्चा होता है ना, अब आके मुझे ऐसा लगता है उसमें ईगो बहुत ज्यादा होती है, वो अपने ईगो को लेके एक मॉडरेट स्टेज में होता है। जो मेरे जहन में मेरी किताबों में चीज़ है वो टीन एज का सबसे पावरफुल एज होती है हमारी, जो नॉर्मली यहाँ पे 14, 15, 16, तो वही फेज जो है हर बंदा उसी फेज में ऑलमोस्ट 18, 19 में कॉलेज पढ़ रहा है। और वो ऐसा फेज होता है जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि तालीमी इदारों को एथिक्स उस स्टेज पे सिखाना चाहिए, क्योंकि उस स्टेज पे बच्चा ये समझ रहा होता है कि अगर मैं किसी को बुली कर रहा हूँ या बदतमीजी कर रहा हूँ तो वो बदतमीजी नहीं, आई एम द माचो मैन, ये मेरी एक माचो पर्सनालिटी जो है ना उसकी खूबसूरती है, जबकि वो बहुत बड़ी बदसूरती होती है कि आप बदतमीजी टीचर से भी कर रहे हैं, कोई डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, तो उसको एक बड़ा बच्चा समझता है कि मैं एक रोल मॉडल हूँ पूरे कॉलेज में, तो वो उसको समझ रहा होता है कि ये मेरी पर्सनालिटी को ये चीजें बना रही हैं, तो वो एक ऐसा 2 साल होते हैं मैं समझता हूँ कि जो इंतहाई स्ट्रिक्ट होने चाहिए। लेकिन इंजीनियरिंग का क्या बना? इंजीनियरिंग का कुछ नहीं बना, मेरे 492 नंबर थे। 1100 था। अच्छा। मैट्रिक में बहुत अच्छे थे मेरे, 862 1050। ठीक है, और इसमें क्योंकि इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल उल्टा हो गया था, क्योंकि बायो किया था पहले फिर इंजीनियरिंग किया। और मैं आपको वही बात बताऊंगा कि एक आर्टिस्ट जब पैदा होता है तो वो जो पढ़ रहा होता है वो आप मुझे मेरा दिल करता था कि मैं वही पढूं, करिकुलर एक्टिविटीज में ही जाऊं और उसी में मेरा नाम बने और उसी से रिलेटेड मेरी फील्ड हो, सिंपल एफए करूं, उसके बाद फिल्म एंड टीवी का कोई बैचलर्स करूं। यानी ये बैक ऑफ द माइंड जब आप स्कूलिंग में थे, कॉलेज में थे, तो आपके माइंड में था कि आपने एक्टिंग ये जो है अपना सारा इसी ऑरा में जो है वो जाना है आपने, इसी में जाना, लेकिन घर वाले कहते थे नहीं इंजीनियरिंग ही करनी है,
और वो भी कहते थे कि नहीं इंजीनियर ही बनना है और बाहर जॉब करनी है सऊदी यानी वही टिपिकल टिपिकल पाकिस्तानी तो सोच। मैं कहता था कि हाँ अच्छा मुझे भी ये लगता था कि ये लोग ठीक कह रहे हैं और शायद जिंदगी इसी चीज का नाम है। मेरे जो ख्वाब थे वो मुझे लगता था कि ये बस एक इमेजिनेशन में है लेकिन उनकी एक हकीकत होनी चाहिए, वो इतनी वो मोटिवेशन नहीं थी। ठीक है, क्योंकि कॉलेज भी आपको पता है गुजरांवाला का था तो वहाँ पे मोटिवेशन क्या मिलनी थी। वो तो वही रट्टा हाँ, सिस्टम और वो तो सारा वो चीजें, इंजीनियरिंग किताबें की पढ़ो उसमें नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर घर वालों ने कहा कि अब तो इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिलेगा, अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम्हें प्राइवेट इंजीनियरिंग करवाएं, तो आप फिर तुम क्या करोगे, गुजरांवाला में ही रह के करना। मैंने कहा मैंने लाहौर एनसीए में जाना है और मैंने फिल्म एंड टीवी करना है और मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर मैंने चलो जिंदगी कुछ चलाना तो है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बीबीए कर लेता हूँ। तो मैं बैंकर बन फिर आप यूनिवर्सिटी चले गए, which यूनिवर्सिटी? यूसीबी गुजरांवाला। ठीक है, मैंने कहा मैं बीबीए कर लेता हूँ, मैं बैंकर बन जाऊंगा। और मजे की बात है मैं बीबीए का फॉर्म दे के जमा करवा के आया, मुझे पता लगा मेरा नाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आपका नाम आ ही जाता है, तो मैंने कहा मेरा नाम आ गया, तो मैंने अरेंज भी कर लिया कि बीबीए के बाद मैंने अपने कजन को कॉल किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हम लोग भी जॉब यार कर लो। हाँ तुम लोग फैक्ट्री है, तुम लोग बैंक्स वगैरह में बड़े लिंक्स हैं, तो मैं बीबीए कर लूंगा, मेरी जॉब लगवा देना। और ये पहले ये सोच ली। हाँ मैं अच्छा आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कितनी कितनी बेवकूफियां करते हैं। मुझे अब लगता है कि मैं कितना बेवकूफ था कि मुझे पता लगा मेरा बीबी में नाम आया, मैंने ये भी इंतजाम कर लिया कि मेरी बैंक में, और उसने मुझे कहा हाँ हाँ जानी तू टेंशन ही ना ले, मेरे अब्बू के बड़े लिंक्स हैं, तू बीबीए कर तो मैं तेरी जॉब लग जाएगी। एंड आई वाज वेरी सिक्योर। एक्चुअली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट 2 सेमेस्टर जो होते हैं ना मेरे ख्याल में, हम सिर्फ एक ही बारे में सोचते हैं, वो होती है कि यूनिवर्सिटी से स्टेप आउट जब हमने करना है और हमारी तब हमारे ज़माने में 35-40 हज़ार रुपया तनख्वाह जो है वो लगी हो। और मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि मैं उस टाइम पे ये क्यों सोचता था कि मैं जॉब करूं। काश उस टाइम पे मुझे कोई एजुकेट करता कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम लोग एशियन कल्चर्स में यहाँ नहीं करते एजुकेट, बहुत कम है। ठीक है, ना तो कोई मैं बिजनेस टाइकून का बेटा था, मैं खुद एक ऐसा इंसान जो कि इमर्जिंग थे, हाँ खुद ही करना था। हाँ और एक ऐसे इंसान का बेटा जो खुद एक जॉब सारी जिंदगी परदेश में जिसने मेहनत की है, और तो फिर एजुकेट मुझे नहीं लगता कि उस हवाले से कोई कर पाता है। लेकिन अब चूंकि जिंदगी और तरह की है तो अब तो रास्ते नजर आ रहे हैं। हाँ अब रास्ते नजर आ रहे हैं, और अब लगता है कि शायद उस टाइम पे अगर किसी ने नहीं किया एजुकेट तो शायद अल्लाह ताला ने आज वो चीज दे दी है कि उसका जो एक दिल में दर्द है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ वो पूरा। दिस इज ग्रेट कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं जो आपके लिए उस तरह नहीं कर पाए, और उनको एक अच्छी पिक्चर, एक ग्रीन जो है वो व्यू जो है वो बड़ा वियर्ड सफर है कि एशियन कल्चर में ये मनवाना, फिर आपको पता है कि कैसे कैसे मेरे कैरेक्टर्स थे, ठीक है, और फिर उनको ये मनवाना कि ये काम अच्छा है, ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल काम है और वो बड़ा वर्स्ट फेज होता है, क्योंकि मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि गुजरांवाला में नहीं, मैं कहूँगा पाकिस्तान में कुत्ता मर जाए ना किसी का तो उस पे लोग बहुत अफसोस करेंगे, एक आर्टिस्ट मर जाए ना उनको नहीं पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान। ये मेरे ख्याल में हम सब ने पिछले 2 सालों में देखा है। ठीक है, हमारे बड़े बड़े नाम इन पिछले 2 सालों में गए हैं और उनको नहीं वो नहीं डोंट कोई केयर, सपोर्ट पाकिस्तान डोंट केयर कि हमने कितने बड़े एसेट को खो दिया है, या यहाँ पे आर्टिस्ट गलियों में भी मांग रहा होगा ना वो बस तरस खा लेंगे, लेकिन उनका कुत्ता भूखा होगा ना वो उसको ठीक है। लेकिन इसमें भी एक मजे की बात मैं ये फील की कि आर्टिस्ट जो है ना उसको नहीं फर्क पड़ा। हाँ उसको फर्क पड़ कैसे, देखिए एक आर्टिस्ट की 2 डायरेक्शन होती है, रिलीजियसली बहुत करीब होता है, ठीक है, क्योंकि हसास बहुत ज्यादा होता है, ओवर सेंसिटिव बहुत होता है। दूसरा वो सोचता सबका है, मैं मानता नहीं कि एक ऐसा आर्टिस्ट दुनिया में हो जो अपनी फैमिली को ना सपोर्ट करता और अपने इर्द गिर्द के लोगों को ना सपोर्ट करता, वो आर्टिस्ट ही नहीं है। ठीक है, आर्टिस्ट किसी भी फील्ड का है ना वो सबके बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में सोचता है, रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, दोस्तों के कंट्री उसका एक अलग वो होता है कि ये मैंने इनके लिए कुछ ना कुछ अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो फिर वो आर्टिस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपनी जॉब। ये आर्टिस्ट को अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में एक खूबी दी होती है जो हर आर्टिस्ट में अल्लाह ताला ने रखी होती है, इसलिए बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाता है, गुस्से में भी इमोशंस ज्यादा होते हैं ना, उसके ज्यादा करीब होता है उन चीजों के। तो यूनिवर्सिटी बीबीए खत्म हुआ, बीबीए की कोई ऐसी मजे की बात उस, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े था उसमें तो आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं। मैं पहले 3 आप कह रहे टॉपर्स में था,
माशाल्लाह। मेरा बीबी एंड हुआ है 3.8 माशाल्लाह। जिससे इतना एग्जैक्टली फाइंड आउट, लेकिन 3.7 टू 8 के दरमियान था। मुझे तब रियलाइज हो गया कि नहीं यार, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं ना तो मुझे मतलब मैं कुछ नहीं कर, क्योंकि मेरे घर की फिर कुछ हालात भी मुझे समझ आने लग गए। और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो फिर अकेला बेटा हूँ, अगर मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं जिंदगी में, और मेरा बाप इतनी मेहनत से पैसे भर रहा है, तो फिर वो सब सफर करेंगे। हाँ, सब सफर करेंगे। लेकिन तब तक मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया हुआ था। सेकंड ईयर में मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, और मेरे घर से रेडियो तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर था। तो आना जाना बनता था 14 किलोमीटर, और उस टाइम पे मेरी सैलरी लगी थी 200 पर शो, 3 घंटे का एक शो। ठीक है। और हफ्ते में 2 दिन जाना था। पहले तो मैंने कहा कि भैया तो बहुत छोटे हैं, मैंने कहा मुझे मतलब मैं होस्टिंग अच्छी कर लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चले आप, उन्होंने रख लिया और 200 सैलरी लगी। ठीक है। 225 से मैंने रेडियो छोड़ा 2017 में। अच्छा। फेब में। और ज्वाइन कब किया था? 2013 में। 13 में। यानी 2017, 5 साल मैंने दिए, और 3 पहला जो मैंने शोज मेरे पास आए थे वो हाईवे ड्राइव आया था 106 गुजरांवाला में। ठीक है। 3 घंटे का शो था, वो 4 से 7। ठीक है। तो वो मैं करता था, वहाँ से फिर स्टार्ट किया। तब तक मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, तो लोग मुझे आरजे के नाम से जानते थे। अब बोला आरजे मेरे नाम के साथ स्टिल था आपके अभी फेसबुक, मोस्टली लोग इंस्टाग्राम। मुझे आरजे ही हाँ, कहते हैं। तब मुझे यूनिवर्सिटी में जब मैंने वैसे कई लोगों को अगर नहीं पता आरजे, तो आरजे स्टैंड्स फॉर रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी जो रेडियो पे बोलते हैं वो बेसिकली आरजे कहलाते हैं सारे। और ये आरजे अमीर हमजा मशहूर है, कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। तब तक रेडियो का भी यूनिवर्सिटी में सबको पता लगा, एफबीआईडीज में आपके ऐड होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह को पता लगा रेडियो पे, तो उधर सबने कह देना शुरू कर दिया आरजे आरजे आरजे। वो फिर इसी नाम से बुलाते थे। तो जब बीबीए का सारा फेज चल रहा था तो रेडियो आरजे साथ साथ चल रहा था आपका? वो साथ साथ चल रहा था, क्योंकि मेरे पास और कोई एक्टिविटी नहीं होती कि मैं और क्या करूं। जो आपका जो अंदर था वो, हाँ, और किसी तरह साइड नहीं निकल रहा था, किसी तो तरह ये ज्वाइंट रेडियो और वही जो है वो कंटिन्यू रखा। लेकिन मुझे एक बात जो मुझे आज भी याद है, यूनिवर्सिटी टाइम पे जब मैं कभी कहता था ना कि यार मेरा ये एम है कि मैंने जिंदगी में ये करना है, या मैंने एक एक्टर बनना है, या एक आर्टिस्ट बनना है, एंटरटेनर बनना है, बस मुझे था कि मैंने एक पब्लिक फिगर बनना है। अब जो मेरे अंदर जो चीज़ अच्छी है, होस्टिंग भी अच्छी आती थी मुझे, और डांस भी अच्छा था, और एक्टिंग भी अच्छे से कर लेता था, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग। डांस कभी देखा नहीं है वैसे हमने। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल सोशल मीडिया पे कहीं पड़ा है आपका? इंस्टाग्राम पे पड़ा है। अच्छा। रिसेंटली तो मैं ऐसा क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लिंक ही डालूंगा, मैं भी देखूंगा और आप भी देखिए। हाँ, तो वो ये था कि उसमें यूनिवर्सिटी में छोटे मोटे फंक्शन आने या कोई प्रेजेंटेशन होनी, उसमें परफॉर्म कर लिया। तो फिर साथ वाले सब कहते थे मुझे कि यार तुम्हारे में ये चीज़ है, तो टीचर्स भी कहते थे तो तुम किसी तरह इस फील्ड में जाओ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था। मुझे फर्स्ट जो एंजाइटी अटैक हुआ वो 2016 में। तब मुझे लगा कि शायद अब बस मैंने ये खत्म है जिंदगी। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज रहने लग गई थी, और इस कदर मतलब मैं सोचता था कि यार मतलब मैं कर क्या रहा हूँ और मैं हूँ क्या। आप अपने आप से सवाल करते हैं ना सम टाइम के, यार ये पब्लिक फिगर आप अवार्ड शो में देखते हैं इतने बड़े बड़े नाम लोगों को, तो ये कितने लकी हैं कि ये वो काम कर रहे हैं। तो मैं कहता मैं वो काम क्यों नहीं कर रहा। मेरे भी ख्याल में ये बात है, और मैं यंग जनरेशन को जब गाइड कर रहा होता हूँ, बच्चों को बता रहा होता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ यार फाइंड योर पैशन एंड वर्क ऑन इट। आपको पैसे खुद ब खुद आएंगे, मजा खुद ब खुद आएगा, और आपकी लाइफ जो है वो इजी और मजे वाली चलेगी। That's the same thing I guess. उसके बाद फिर बीबीए खत्म हो रहा था, तो एक टेंशन थी क्योंकि मेरे फादर भी बूढ़े हो रहे थे, मैंने भी वापस आना। मुझे था मैं जल्दी जल्दी एमफिल कर लूँ, एक लेक्चरर बनने को, क्योंकि मैं ऑफिस जॉब नहीं, मैंने बड़े इंटरव्यूज दिया, अगर वो देखते ना मैं जिस ऑफिस में जाता था ना, सीवी देखे इंटरव्यू देखे, बस मुझे होता था कि यार मैं यहाँ काम कैसे करूँ। आप मुझे नहीं बिठा सकते कुर्सी पे बैठने पे, क्या मेरा मतलब कैशियर बन के उधर बैठ जाए। मेरी बहन ने भी इवन मुझे, यानी जो बैंक वाली थॉट थी बीबीए वाली, हाँ, वो मर गई। उसने मुझे 4 साल में उसने मेरी इंटर्नशिप लगवाई आई थिंक हबीब बैंक में, कि पता नहीं मिजान बैंक में, ठीक है, उनकी नई ब्रांच बनी थी वापड़ा में, ठीक है। उसने मेरी इंटर्नशिप लगवाई पेड। उसके बाद मैं आपको बताता मैंने क्या किया। मैं 3 दिन गया, तीसरे दिन मैं भाग आया, मैंने कहा मुझसे जॉब मुझसे नहीं होगा। और फिर मेरी यूनिवर्सिटी डीन ने मेरी इंटर्नशिप लगवाई कि आप
टॉपर्स में से एक हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गुजरांवाला में मेरी फाइनल सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप शुरू हुई। मैंने वो भी 2 दिन करके छोड़ दी। मुझे लोगों ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, स्टेट बैंक की इंटर्नशिप कौन छोड़ता है, वो नहीं समझते लोग। हाँ, मैं कहता था कि यार, अच्छा मैं जाता था तो जो मेरे साथ वाले होते थे वो कोई कैशियर की सीट पे है, कोई खाते लिख रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है कि बॉन्ड्स इशू करने हैं नहीं करने, तो मुझे पता होता था कि बॉन्ड्स किसे कहते हैं, सारा जाहिर है वो एजुकेशन तो थी। हाँ, बड़ा अच्छा से मैंने वो किया था। लेकिन मैं एक मिसफिट जिसमें बंदा अपने आप को फील करता है, मैंने कहा कि नहीं, बेशक स्टेट बैंक है लेकिन ये मेरी जगह नहीं है। मैं कहता था किस तरह 5 बजे में निकलूंगा उससे। फिर एमफिल स्टार्ट किया जीसी से। अच्छा, ठीक है। जीसी लाहौर में मेरा नाम आया, ठीक है। और मेरे लिए वो बहुत बड़े ऑनर की बात थी, क्योंकि मुझे था चलो एटलीस्ट मैं रावियन तो कह रहा हूँ किसी तरह, क्योंकि वहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट भी थे। बिल्कुल। और मैंने एमफिल स्टार्ट किया अपना, हम लोग फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हुए, और एमफिल स्टार्ट करने के साथ ही बड़े लोगों ने मेरे तरले किए कि जॉब करें आप साहब। तो मुझे लोग कह रहे थे कि यार आप एमफिल के साथ, मेरे साथ सब जॉब करते थे, मैं नहीं था करता। तो मैं कहता था यार मैं क्यों नहीं करता, यार मतलब मेरे में कोई कमी है कि मैं जॉब नहीं करता, बाकी सब करते हैं मेरे साथ जितने एमफिल में थे यार। लेकिन मुझे था कि यार मैं लाहौर में भी रहता था ना, अभी नींद करें कि मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे ऑडिशन मैंने ना दिया। आज भी उन लोगों के इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम्स पड़े हैं, रिक्वेस्ट में है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उस टाइम उन लोगों ने लिफ्ट नहीं कराई। तो मेरा दिल करता है कि अब भी मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग आपके बोले वक्त में काम नहीं ना आते, जब आपके अच्छा वक्त था ना, आप उनके साथ बात ना करें, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अपने मुश्किल वक्त में नहीं है, आप उस टाइम में मुश्किल वक्त में थे, वो अपने अच्छे वक्त में थे, वो आपके काम आ सकते थे। तो इसलिए मैं अब उनको रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहता। मैंने बहुत जगह लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं जो मैंने नहीं छोड़ी, सिर्फ ये कहने के लिए कि आप एक दफा मुझे चांस दें और मुझे थोड़ा सा पे कर दें, ताकि मैं घर दे दूं या मेरे खुद पे लग जाए। लेकिन किसी ने भी नहीं दिया, लोग आपको चांस नहीं देते। आप किसी वही हम जो पहले बात कर रहे थे, फायदा हमारा उसमें क्या फायदा। आप अच्छी गाड़ी में जाएं, आपका अच्छा मेकअप हो, अच्छे बाल हो, अच्छे जिम से आप निकलें, आपकी अच्छी बॉडी हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, फिर ये सारे मीडिया के जितने भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, प्रोडक्शन हाउसेस वाले, फिर ये आपके आगे पीछे ऐसे होंगे कि ये आपको नाउजुबिल्लाह कहना चाहिए खुदा मानेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइन में लग के ऑडिशंस दिए हैं और एक्सपीरियंस। हम अंदर जाते थे, हमें कहते हाँ जी आप ये वाला शॉट बोले, ऊंची आवाज में बोले, ये बोल के दिखाएं, ये डायलॉग बोले ऊंची आवाज में, हाँ ओके फाइन कट, ओके जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाहर जाएं। उसी तरह जब कोई क्रूजर से उतर रहा है या सिविक से उतर रहा है, अच्छी उसकी मतलब वाइट लुक है, आप बताएं आपको क्या सूट करता है, इस तरह बोल, है ना? हाँ, उनको मतलब फिर इंस्ट्रक्शन दिया, उनको जो प्रोमोटर्स हैं उनको कह रहे हैं सर आप आए अंदर, आप बैठे हैं, आप उनके लिए पंखा चला रहे हैं, उनकी पैम्परिंग हो रही है, उनके पीछे फोन आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मतलब मुझे दुख इस चीज का होता है कि उस बच्चे का क्या कसूर है जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, या वो अच्छी गाड़ी में नहीं आया, या वो क्रीम के ऊपर पे आया, या क्रीम के ऊपर की बाइक पे आया, या अपनी बाइक पे आया। उस बच्चे का मुझे बताया आप कसूर क्या है। उसका कसूर इतना है कि वो उसके पास टैलेंट है, उसके पास पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास वाकई नहीं थे, ठीक है, और ना पता था कि यार ये पैंट को नैरो पहनना है तो इसमें लुक अच्छी निकलेगी, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है जिस तरह नेपोटिज्म ये लोग करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस वाले जिस तरह ये लोग चलाते हैं, तो ये तो फैक्ट है, ये सबको पता है, ये लोग करते हैं और ये इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया के आने से पहले शायद ये चीजें जो है वो लोगों तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन अब तो आई गेस कोई उसमें सबको पता है ये क्या होता है, किस तरह होता है और किस तरह लोग हैं बड़ी। और सबसे स्टूपिड चीज ये होती है कि अगर आपके पास कोई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, उसने आपको कहा कि मुझे काम चाहिए या मैं कोई ऐसा थिएटर हो जहाँ पे पे किया जाए मुझे बताएं, तो वो कह देते हैं आप मेरा नंबर ले लें, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो फिर इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू सून। वो उनकी सून कभी भी नहीं आती है, ना वो आपका मैसेज सीन करते हैं, ना वो आपकी किसी ईमेल का जवाब देते हैं, ठीक है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सोचें कि मेरी फील्ड ही नहीं थी मेकअप करने की, मैंने यहाँ तक सोच लिया कि मैं किसी बड़े एक मेकअप आर्टिस्ट तक लिंक था, तो मुझे किसी ने कहा कि तुम उसके एज एन असिस्टेंट, मुझे पैसों की जरूरत थी, जॉब मुझसे होती नहीं थी, जॉब करनी भी क्या थी, मैंने 15,000 18,000 रुपया मिलना, उसमें तो ना मैं घर दे सकता था, मुश्किल से अपना पूरा होता था। एक ये भी वजह थी कि मेरा दिल नहीं था करता, तो फिर मुझे किसी ने उसके पास भेजा, तो मैंने यहाँ तक किया कि मतलब
मैं किसी का असिस्टेंट ही बन जाऊं, लेकिन मुझे इनकम अच्छी हो जाए, मैं काम सीख लूंगा, मुझे इनकम अच्छी हो जाए, लेकिन मुझे जॉब ना करनी पड़े, या काम शोबिस से रिलेटेड हो या आर्ट से रिलेटेड हो। तो ये वो चीजें थी जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कभी कभी जब मैं रात को सोया होता हूँ ना 2-3 बजे, अगर मेरी आंख नहीं लग रही होती तो मैं कभी स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, अपना ही टिकटॉक देख रहा होता हूँ, या अपनी ही कोई वीडियो देख रहा होता हूँ, या कभी सामने आ जाती है, तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि 2016-15 में मेरी लाइफ क्या थी, कि मैं लोगों को बैठ के लैपटॉप के ऊपर यूट्यूब पे देख रहा होता था और इमेजिन कर रहा होता था कि यार ये लोग कितने लकी हैं। और अब इस वक्त हाँ पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान, आउट ऑफ द पाकिस्तान आई गेस, बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हमजा को देखते हैं, रिच मॉम हाँ के नाम से जानते जानते हैं, हैं, और वो भी शायद यही सोचते होंगे। इन सब में कई ऐसे लोग भी फिर मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने भेजे जो मेरे फिर इस फेम का बायस बने। वो जरिए फिर अल्लाह ताला खुद वो वसीले वैसे ऐसे लोग, अब जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, यूनिक बिल्कुल, इन लोगों ने भी टेल मी समथिंग अबाउट समी और अली, फिर हम वापस समी और अली के साथ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी में ऐसे भी लोग अल्लाह ताला ने भेजे जो वाकई मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया। ठीक है, उसमें हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी कोई थिएटर की कोई वीडियो जो है वो अली तक गई। अच्छा, थिएटर, इससे पहले कि हम यूनिक माइक्रो तक आए, यूनिक माइक्रो फिल्म्स तक आए, थिएटर कहाँ से स्टार्ट हुआ? थिएटर जो है ना वो, मुझे जो पहला कैरेक्टर मिला था ना थिएटर में, वो मिला था कि मैंने जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, हारमोनियम कहते हैं उसको, जो हारमोनियम, बिल्कुल, वो उसके सामने बैठना है और पूरे 50 मिनट स्टेज पे बैठे रहना है बस, और मैं कुछ भी नहीं, बस उसको छेड़ते रहना, बस उसके सामने बैठे रहना, अच्छा, उस्ताद जी बैठे हैं, माहौल दिखाना था ना आपके, अच्छा म्यूजिशियंस ठीक का है, कल्चर था कोई, और मेरा कोई कैरेक्टर नहीं था, और तुमने वो खुशी-खुशी से किया? हाँ, खुशी-खुशी से किया, सिर्फ इस खुशी में कि 50 मिनट स्टेज पे तो बैठना पड़ेगा, स्टेज पे बैठना पड़ेगा, चांस मिल रहा है। हाँ, अच्छा, फिर और थिएटर पे होता है इस तरह, यहाँ पे आप लाइटिंग हुई भी है ना, तो वहाँ कोई खड़ा होगा ना तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि लाइट बहुत तेज है। ठीक है, थिएटर पे इसलिए तेज लाइट होती है और येलो लाइट होती है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ऑडियंस नजर आ रही होती है, लेकिन इस तरह नहीं कि आपको पता लग रहा हो कि वो मूसा बैठा है, वो आप पहचान लें, आपको बड़ी गौर से देखना पड़ेगा, तो आप तो बिजी होते हैं। तो 50 मिनट वो मेरा पहला कैरेक्टर था। ठीक है, और फिर ऑन एंड ऑफ, अगर जिसमें प्राइवेट थिएटर्स होते हैं, स्पॉन्सर आ गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे, कभी 500 मिल गया, कभी 1000 मिल गया, कभी 1500 मिल गया, लेकिन कभी मुझे लीड रोल नहीं था मिलता, क्योंकि थिएटर की खूबसूरती है ये, जिसको मैं कहूँगा वाकई खूबसूरती है, कि थिएटर में आपको जो कैरेक्टर आप पे सूट करता है ना, आपको वही दिया जाता है। अगर आपकी हाइट अच्छी है, आप थोड़े से चौड़े हैं, तो आपको प्रिंस का कैरेक्टर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है या आप फकीर का कैरेक्टर अच्छा कर लेते हैं, आपकी लुक वैसी, तो आपको वो कैरेक्टर दिया जाएगा। तो इस तरह से करके थिएटर का जो सफर था वो बहुत अच्छा रहा, और उसमें जितने भी पैसे मिलते थे, आज लगता है कि वो बड़े कम थे, 500 रुपया बहुत कम था, लेकिन तब बड़ी गनीमत होती थी कि यार 500 मिलेगा एक एंट्री का, या लेकिन वो लर्निंग भी होती। हाँ, लर्निंग, उसमें जो इंडियन टीचर्स थे, मैंने उनका पहले भी नाम लिया, अरविंद कौर थे, मुझे लगता है कि शायद मेरी ख्वाहिश है कि अगर वो मुझे देख रहे हैं, या मेरा उनसे राब्ता नहीं है क्योंकि उस टाइम पे उनकी मदर बीमार हुई, वो वापस इंडिया गए, तो मुझे मेरी दिली ख्वाहिश है कि जिंदगी में मैं कभी उनसे दोबारा मिलूं। You have already told me कि आपका उनसे कितना ज्यादा लगाव है, और लगाव तब नहीं था मुसाल, तब लगता था कि यार ये बस आर्टिस्ट हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। उन्होंने कहते ना ये आवाज कम है, आवाज नीची है, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा चेहरा अच्छा है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा चेहरा बुरा है, लेकिन तुम्हारे पास जो एक कमी जो तुम्हारे इस चेहरे को खूबसूरत बनाएगी ना, वो सिर्फ एक चीज है। मैंने कहा क्या? उन्होंने हकीकत बताई, मैंने कहा पैसा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तो तुम एक अच्छी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, और वो तुम्हें ऐसी क्रीम्स लिख के देगा, ऐसी सीरम लिख के देगा जिससे तुम्हारा चेहरा खूबसूरत लगेगा। और उनकी वो बात, उन्होंने कहा तुम्हें दुनिया में कोई चीज खूबसूरत नहीं बना सकती, सिर्फ एक चीज बनाएगी, वो है पैसा। पैसे आएंगे तो अच्छा जिम होगा, पैसे आएंगे तो अच्छी खुराक होगी, पैसे आएंगे तो अच्छे डॉक्टर्स होंगे, पैसे आएंगे तो बड़े बड़े लोग मिलेंगे। मुझे उनकी वो बात आज भी याद आती है, उन्होंने कितनी अच्छी बात की। उन्होंने कहा पैसा मेहनत पे भारी होता है, सारी जिंदगी लोगों को कहते रहोगे ना कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, लोग नहीं मानेंगे। पैसा होगा ना, अपनी प्रोडक्शन कंपनी बना लोगे, अपनी फिल्में बना लोगे, ऋतिक रोशन का बात ये तो कई ऐसे एक्टर्स हैं जो
मुझे उनकी वो बात बड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचोगे। मेरी सिक्स सेंस कहती है, मेरी किसी स्टूडेंट को देख के मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। तो मैंने कहा था क्यों, मैं तो बड़ा आई थिंक ये किसी भी टीचर की एक बड़ी ब्यूटीफुल पावर है हाँ कि ही कैन सेंस हाँ, वो कहते मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं जाओगे, लेकिन मैं डरता भी हूँ कि तुम दुनिया है या ऐसा नहीं भी होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब तुम कोई ऐसी हरकत करते हो जो बड़ी यूनिक होती है, तो मुझे मेरा दिल करता है कि वो कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं थे, वो एक प्योर एक थिएटर के टीचर थे, तो उनको ये सोशल मीडिया उनको नहीं पसंद था। ये वो कहते थे थिएटर के, वो स्टेज से मंच से प्यार करने वाले इंसान थे वो। तो वो कहते थे कि जो कला जो है वो मंच पे अच्छी लगती है। वो कहते थे ये मोबाइल पे या टीवी पे कला नहीं अच्छी लगती, वो मंच पे अच्छी लगती है कि लोग स्पेशल आए देखने उसको, एक ऑडिटोरियम में इकट्ठी हो टिकट लें, वो वहाँ उस दुनिया के इंसान। तो while you were working at theater, आरजे वगैरह जो है वो चल रहा था या वो रुक गया था? मेरा 4 साल 5 साल मेरा रेडियो लगातार चला, 3 साल। ठीक है। उसके बाद 2 साल मेरा, मैं 3 माह के लिए गायब, फिर 2 माह कर लिया, फिर गायब, ऑन एंड ऑफ चलता रहा साथ। थिएटर किया, खूब सीखा वहाँ से। अब कहाँ से ये सोशल मीडिया वाली वीडियोस वाला सीन जो है लाइफ में एंटर हुआ? मैं आपको बताता हूँ, गुजरांवाला के अंदर, अभी मैं नहीं कहना चाहूँगा, कई ऐसे लोग थे जो मुझे पहले नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन मुझे मुंह नहीं लगाते, ठीक है, बिकॉज उतना नहीं है, उनको थी नो हाउ मेरे बारे में कि आई एम अ गुड आर्टिस्ट। मैं अपनी को तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उनको पता था कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, या मुझे अगर कोई काम दिया जाए तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो यही कहते हैं ना कि आपके लिए कोई भी खुद से नहीं वसीला बनता है, आपको खुद। मेरी एक थिएटर की वीडियो थी जिसमें मैं एक इमोशनल कैरेक्टर कर रहा था, वो पहुंच गई अली जो मेरे साथ काम करता है ना, उसके पास, अली पुप्पो, हाँ पुप्पो, एज नोन एज पुप्पो एंड डेसिमो, अली हैदर के पास पहुंची। उसने शायद वो अपनी वीडियो देखी, तो उसने कहा कि वो तब शॉर्ट फिल्म्स बनाता था। ठीक है, मजे की बात है कि मेरी भी ग्रिप इमोशनल कैरेक्टर में बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, कॉमेडी के तो मैं दूर दूर तक नहीं था। अच्छा, कॉमेडी के तो मैं पास तक नहीं था। ठीक है, मेरी इमोशनल सी ग्रिप थी, और उसमें मेरा कैरेक्टर भी ये था कि एक बेटा अपने बाप का नाफरमान है, तो वो अपने बाप को ओल्ड होम में छोड़ के तो बाहर चला गया। ठीक है, वो वापस नहीं आया, और अब जब वो आया तो बाप ओल्ड होम में मर गया, तो उस पर एक इमोशनल है, तो वो लोगों को बड़ा पसंद आया, और मैंने भी बड़ा अच्छा किया उसको, तो क्योंकि इमोशनल रोल करने का शौक बहुत ज्यादा था। तो कॉमेडी के तो दूर दूर तक नहीं, मुझे अक्सर लोग कहते थे कि यार तुम्हें एक कॉमेडियन होना चाहिए, तो मैं कहता था यार कॉमेडी होती कैसे है, पता ही नहीं था, सेंस नहीं थी। तो उसने मेरी कहीं से वीडियो देखी, तो वो तब शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, और वो भी सैड बनाता था। ठीक है, तो वो उसने मुझे एक आध दफा फेसबुक पर मैसेज किया, और उसने मुझे बाहर बुलाया कहीं। ठीक है, उसने मुझे कहा कि मैंने आपको अपनी एक मूवी में कास्ट करना है, शॉर्ट फिल्म में, तो मैं आप ना मेरा बेटा बनेंगे, जो कि अब नॉर्मल है, और जिसका बाप उसको मतलब पाल रहा है, और उसका बाप मर गया, और दिखाना कि अब वो नॉर्मल है, तो वो अपने बाप के बगैर कैसा है। तो मैंने कहा हाँ ये तो डेफिनेटली मुझे सूट करता है, हाँ करूंगा मैं। उसके साथ किया, और आप यकीन करें कि वो इतनी मेहनत से शॉर्ट फिल्म बनी। समीर वाज द कैमरामैन, अली समीर, वो दोनों उस शॉर्ट फिल्म में कैमरा मैन के साथ फर्स्ट टाइम आया। दोनों ही, मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था कैमरा किधर देखना है, क्या करना है, वो सारा उनको ही पता होता था। वो दोनों लगे रहते थे कि यार यहाँ से टेक बनाना है। अच्छा, वो शॉर्ट फिल्म इतनी मेहनत से बनाई, उस शॉर्ट फिल्म को लगाया, उस पे इतनी मेहनत की, उस पे वही हिसाब हुआ जो हमारे साथ थिएटर में होता था। 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद बैठे तो पता चला सिर्फ 20 लोग आए। वो शॉर्ट फिल्म लगाई, और मैंने अली को भी फिर उसके बाद देखना शुरू किया मैंने कि अली शॉर्ट फिल्म्स बनाता है, ये करता है, वो करता है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत शॉर्ट फिल्म्स, और उनको वो हाइप नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, जितनी मेहनत हो रही है, आज भी काम है जो अली के साथ मैंने वो बनाई, वो आज भी अगर मैं देखता हूँ तो मुझे होता है कि यार इतनी डेडिकेशन है। तो उस शॉर्ट फिल्म में फिर मुझे आइडिया हुआ, कि नहीं यार इस सेंस के लोग ही नहीं, ये लोग पाकिस्तानी, आप इनको इतनी डेडिकेशन वाला काम दिखाएंगे, इनको समझ ही नहीं आएगी, देखना नहीं चाहते। हाँ, मतलब वो सेंस ही नहीं है। अब वो शॉर्ट फिल्म अगर आप देखें 5, 7, 8 मिनट की शायद, तो आप देखेंगे उसमें जगह जगह टेक्स हैं, और इतनी
खूबसूरती से दिखाया हुआ है, स्लोमोस भी डाले हैं उसमें, एडिटिंग बड़ी कमाल हुई है, इतनी मेहनत है। तो उस फिल्म को तो 50 मिलियन भी कम है, मैं ये कहता हूँ, मैं दावे से ही कहता हूँ। आप एज एन आर्टिस्ट हाँ कहते हैं ना। हाँ, लेकिन लोग क्या डिमांड करते हैं, वो फिर वहाँ आके आर्टिस्ट फंस जाता है, सब आर्टिस्ट फंस जाते हैं। फिर उसमें उसके बाद फिर अली के साथ, अली ऑन एंड ऑफ मुझे अपनी मूवीज में कास्ट करता रहता है। ठीक है, इमोशनल कैरेक्टर अली को मेरा काम अच्छा लगता है। ठीक है। और मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो गुजरांवाला में तो कोई है जिसका मेरा काम अच्छा लगता है। ये कब से काम कर रहे हैं आप इकट्ठे? अली के साथ काम शुरू किया था मैंने 2017 में शुरू में। ठीक है, गालबन कोरोना से भी 1 साल पहले। ठीक है, ठीक है, 2017 में अली ऑन एंड ऑफ मुझे कास्ट करता रहता था अपनी वीडियोस में, और मेरे व्हाट्सएप पे ऐड था। ठीक है, तो मैं भी टिकटॉक्स बनाता रहता था। ठीक है, देखता तो मुझे तब कोई था सब नहीं, लेकिन मैं अपने शो के लिए बनाता रहता था, और उसमें मैं कॉमिक्स टिकटॉक्स बनाता था, लिपसिंग करता था। तो अली को ऑन एंड ऑफ मेरा काम बड़ा अच्छा लगता था, वो बड़ा एप्रिशिएट करता था कि यार ये तुम बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो। फिर एक दिन अली ने मुझे अपनी तरफ बुलाया, हम कोई वीडियो शूट कर रहे थे, ऐसी शॉर्ट फिल्म। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा मतलब इतना अच्छा, तुम्हारी लुक भी अच्छी है, तुम एक्सप्रेशन भी है, हाँ तुम्हारे एक्सप्रेशन भी, तुम्हारी वॉइस अच्छी है, तो तुम अपना चैनल क्यों नहीं बनाते? तो मैंने उसको कहा कि देखो तुम्हारे पास तो कैमरा है, और मैं तो अब जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ कि मुझे तो पैसे कमाने हैं और घर देने, मेरे फादर बाहर से आगे हुए, और काफी मैं उस टाइम पे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का शिकार था, इतनी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, इस कदर फाइनेंशियल डाउनफॉल। तो मैंने कहा कि ये मसले हैं, तो फाइनेंशियली भी इतना मैं नहीं हूँ, और मैं तो जॉब करके भी नहीं अब कैमरा लेने का सोच सकता, क्योंकि मैंने अगर कोई काम करना भी है तो वो पैसे मैंने घर देने हैं और खुद पे लगाने हैं, और अपनी फीस वो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाता है कि अगर कहीं से कुछ पैसे ज्यादा आ गए तो वो यही कोशिश होती है कि घर कहीं समाद हो जाए, कहीं काम आ जाए, बजाय कि मैं अपने शौक घर की जिम्मेदारियां हैं, तो बिल हैं, ये सब है, वो अल्लाह ताला की तरफ से। तो मैंने कहा कि मेरे तो ये मसले हैं, आप लोग तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स हो, मैं तो एमफिल कर रहा हूँ, आप लोग बीएस कर रहे हो, और माशाल्लाह तुम्हारे फादर बाहर हैं, और अच्छा तुम्हारा सेटअप चल रहा है, सनी भी अपने घर पे है, तो मेरे घर पे तो सिर्फ मेरे फादर है, वो भी बूढ़े हैं, और शॉप भी नई तब मैंने ओपन करके दी अपने फादर को, वो भी अच्छी नहीं थी चल रही, तो बड़ा मसला था। तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब मैं क्या कहाँ हूँ मैं, तो उसने कहा हाँ तुम्हारी तो प्रॉब्लम्स वैलिड हैं, तो चलो कोई नहीं, लेकिन तुम अपने टैलेंट को ज़ाया नहीं होने देना, मैं तुम्हें अपनी फिल्म्स में लिया करूंगा और तुम्हारे टैलेंट को प्रमोट करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे नहीं था आइडिया 1% ये बहुत पॉजिटिव और बड़ा जबरदस्त जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अली और समी के साथ कई रिश्ते हैं। अगर आप कहेंगे हर फील्ड में किसी ना किसी का कोई गॉडफादर होता है, तो इस फील्ड में गॉडफादर हैं मेरे, वही हैं, और वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। पहले मैं उनको समझता हूँ कि वो गॉडफादर हैं क्योंकि वो इस फील्ड में लाने वाले मोस्टली हैं मेरे, उसके बाद मैं उनको समझता हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं। तो उसने अली आप कह रहे कि वो इनके साथ मेरा ये रिश्ता, पहले ये रिश्ता इन दोनों के साथ, बाद में दोस्त का या भाई का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत, अब मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि अगर जिंदगी में मैं इससे आगे कभी जाऊंगा ना, बड़ी स्क्रीन पे, मेन स्क्रीन पे, तब भी अगर मुझसे पूछेगा ना कि सबका क्रेडिट या आप जहाँ पे हैं इसमें आप किसको देंगे क्रेडिट, तो मैं पेरेंट्स से भी पहले क्रेडिट इनको दूंगा, क्योंकि अगर वो मुझे अगर वो ना लेते वो क्या मोरल सपोर्ट उधर से नहीं ना मिल सकती थी। हाँ, किसी तरह वो मॉरली इन्होंने अली ने, फिर ऐसा हुआ कि अली में ऐसा व्हाट्सएप पे ऐड था, फिर कई महीने गुजर गए ना साथ किया काम और ना कुछ हो, तो एक दिन ऐसे ही कोरोना आ गया। अच्छा ठीक है, कोरोना आ गया, घर बैठ गए सब, और फाइनेंशियल आपको पता डाउनफॉल कोरोना में कैसा, कोरोना से पहले बहुत बुरे हालात थे हमारे, तो कोरोना में क्या होना था, दुकान भी बंद हो गई और घर बैठ लॉकडाउन और घर भी रेंट पे और सारा मसले। तो मैं ही कोरोना में बैठ के सोच रहा था कि यार मेरे तो अकेडमी में भी बच्चे नहीं आ रहे, कोरोना लग गया, और अब पैसे कहाँ से आएंगे, अब क्या बनेगा ये। उस टाइम पे ना एक दिन अली ने मुझे ऐसे मैसेज किया, आज क्या करें, तो मैंने कहा मैं घर पे करूँगा, कहता मैं भी अब ऑनलाइन क्लासेस बोल रहा हूँ, तो ऐसा करो तुम मेरी तरफ आओ, समी को बुला लेते हैं, तो कोई वीडियो बनाते हैं। मैं इसकी तरफ चला गया, मैंने कहा कैसी वीडियो बनाएं, क्या करेंगे, वो डिसाइड हुआ थी कि कोरोना है, तो हम लोग कोई देसी कल्चर दिखाते हैं कि कोरोना में माँ कितनी तंग आई हुई है बच्चे से। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं माँ बन जाता हूँ दुपट्टा लेके। ये वो मेरे ख्याल में पॉइंट था व्हेन यू बिकेम द मदर, और फिर वो और आप यकीन करें मैं आज भी सोचता हूँ, अगर मैं अली को उस टाइम पे कहता, मैं जितना डिप्रेस था, मेरा 1% भी इंटरेस्ट नहीं था कि यार मैं कहीं पे जाऊँ,
क्योंकि मुझे लगता था कभी मेरी जिंदगी बदलेगी नहीं, अब कोरोना आ गया, अब तो गया, खत्म हो हालात गया। सब कुछ सेम खत्म हो वही जाएगा। सिचुएशन चल हाँ। रही थी। तो अली ने मुझे कहा कि क्या कर रहे हो, तो मेरे एक टाइम के लिए मैंने सोचा कि मैं इसको कह दूं कि यार मैं बिजी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो काम आपसे करवाना, मैंने उसको कहा कि ओके मैं आता हूँ। हम लोग गए, डिसाइड हुआ, समी नहीं आ पाया। समी को कोई काम पड़ गया, मुझे आई डोंट रिमेंबर, लेकिन वो नहीं आया। ठीक है। तो अली ने कहा चलो मैं बेटा बन जाता, तो माँ बन जाओ। तो हमने शूटिंग स्टार्ट करी। ठीक है। आप यकीन करें, वो देसी मदर का जो था मेरा शुरू वाला पार्ट 1, उसमें सिर्फ मैं और अली। ठीक है। उसमें हमने दिखाया ऑनलाइन क्लासेस में माँ कैसे बिहेव कर रही है, बच्चों ने फीस मांगी है तो माँ ने कहा कोरोना है तो कौन सी फीस है, घर बैठ गए हो तो पबजी पे लगे हो। ठीक है। हमने बिल्कुल हमने इसको बनाया, और हमने इसको ना, मैंने कहा चलो ठीक है ओके मैं चलता हूँ। बन गया, 1-2 घंटे में बन गया वो। मैंने कहा ओके मैं चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डिप्रेस था। तो मैंने कहा कि चलो टाइम स्पेंड हो गया बनी के साथ, तो मैं चलता हूँ। तो मैं वापस आ गया। तो रात को मैंने अली को कॉल किया, मैंने कहा ये एडिट हो गई, इसने कहा हो रही है। समी से बात हुई मेरी, उसने कहा हाँ बड़ी अच्छी बनी, एडिट हो रही है। तो इन्होंने लगा दी, यूनिक पे लग गई, यूनिक पे लग गई। अच्छा वो वीडियो यूनिक पे लगी तो उस पे अच्छा रिस्पांस आया, उस पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार आप लोगों ने अच्छा काम किया। कई ऐसे गुजरांवाला के पेजेस उन्होंने भी वीडियो को शेयर किया, ये देखो कोरोना में माएँ ऐसी हैं, बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो वो और लगा हुआ अली को, लगा कि रिस्पांस आ रहा है, रिस्पांस भी अच्छा आया, और हमने मतलब अगर मिलके काम किया तो उसका आउटपुट कितना अच्छा है, तो हमें मिलके काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा उस दौरान अली जो है अली और समी वलीद के साथ भी आते थे। ठीक है। WT में वीडियोस पे आते थे। ठीक है। तो एक दिन ऐसे मैं रात में बैठा हुआ था, तो मुझे याद नहीं आता कि मैंने कुरान पाक पढ़ के ना, तो मैंने रखा है और मैं साइड पे बस लेट गया हूँ। तो मुझे कॉल आई अली की, और अली ने मुझे कहा कि यार एक काम अगर करें तो तुम्हें इसमें कोई इशू नहीं। मैंने कहा क्या? अगर मैं तुम्हें परमानेंटली अपनी टीम में ऐड कर दूं, मतलब मैं तुम और समी, तो तुम हर हफ्ते वीडियो भी आ जाएगा। मैंने कहा नेकी और मेरे लिए इससे अच्छी कौन सी बात मैंने है? दिल में कहा, मैंने कहा नेकी और पूछ मैंने कहा डेफिनेटली आई वुड लव टू कम। तो उसने कहा तो ठीक है फिर ऐसा करते हैं, मैं और समी वलीद के साथ भी, हम उनकी वीडियोस में भी आते हैं, वो हमारी वीडियोस में आते हैं, हम अपना, तो फिर तुम भी आओगे WT में। तो WT की भी उस टाइम पे एक अच्छी रेपुटेशन थी मार्केट में एज अ कंटेंट क्रिएटर। ठीक है। तो फिर वलीद के साथ भी काम शुरू हो गया, और हम यूनिक का अपना भी करने लगे। अच्छा अब वो काम तो शुरू हो गया, अब मुझे आपको पता पैसे भी चाहिए, तो मैं सब कुछ बंद पड़ा था। तो मैं अली को हर शूटिंग के बाद साइड पे ले जाकर पूछता था, यार जब मोनेटाइजेशन मिलेगी तो उसकी कितनी देर बाद 10-15 हज़ार आने लगते हैं। उसको इस चीज से गुस्सा करता था। ऑब्वियसली अगर वो मैं लीडर होता या आप लीडर होते, मैं आपसे आके बार बार यही सवाल पूछता हर शूटिंग के बाद। इजी हो जाता कंफर्टेबल। मैं हर शूटिंग के बाद आके आपसे यही सवाल पूछता कि यार ये मोनेटाइजेशन के बाद 10-15 हज़ार कब मिलेगा। अच्छा तो मैं हर शूटिंग के बाद अली को साइड पे जाके जब घर जाने लगते थे, उसको ऑब्वियसली एज अ लीडर, अगर वो मैं लीडर होता, मैं अगर पेज चला रहा होता और मैं किसी को एज अ टीम मेंबर अपने पास रखता और वो मुझसे बार बार यही सवाल करता पैसों का, तो मोनेटाइजेशन भी नहीं थी तो मैं उसको क्या जवाब देता। ठीक है। लेकिन मेरे माइंड में क्योंकि फैमिलीज प्रॉब्लम भी थी, तो मुझे था कि अगर मैं कहीं, और घर वाले भी कहते थे कि तुम सारा दिन लगाते हो शूटिंग पे, तो बेशक कोरोना है फारिग बैठे हो तो तुम कुछ मतलब क्या कर रहे हो। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता काम किया, और उन्होंने मुझे एक्सप्लोर किया, अली समी ने, मैंने उनको किया, और एज आर्टिस्ट मैंने कोशिश की कि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत सराहा। इसके साथ साथ वो देसी मॉम जो है वो, और देसी मॉम कह रहा हूँ, रिच मॉम, जी जी, वो आपका साथ साथ ग्रूम कर रहा था। ग्रूम कई सारे कैरेक्टर। व्हेन डिड यू फाइंड कि आपका इमोशंस कैरेक्टर करने की बजाय ये फनी एलिमेंट आ गया आप में? मुझे ना एक चीज़ बड़ी अच्छी है, अभी भी जब हम काम कर रहे होते हैं ना अली समी के साथ, अगर कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ वाकई बहुत अच्छी है तो वो फौरन अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। मैंने जितने कैरेक्टर्स किए ना, उसमें ऐसा नहीं कि मैंने कैरेक्टर किया और मैं आ गया।
अगर मैंने वो करेक्टर शुरू किया तो उन्होंने शुरू में मुझे कह दिया कि यार आउट क्लास, ठीक है। और आप यकीन करें ऑडियंस का वो इम्पैक्ट नहीं होता आर्टिस्ट के ऊपर, जब ऑडियंस की ना आउट क्लास तो इतना नहीं होता वो लेकिन जब आपके साथ आपका कोलीग आर्टिस्ट को आर्टिस्ट जो है ना वो आपकी तारीफ करे ना कि यार यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, तो वो बड़ा आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर रहे होते हो ना। वो मैं और अली अभी भी शूट पे कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कोई अच्छी इम्प्रोवाइजेशन करते हुए कोई अच्छी पंच लाइन करे ठीक तो मैं कहता हूँ यार अब जबरदस्त। या अगर मैं करूँ तो वो कहेगा यार जबरदस्त, या समी को पसंद आए तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए एप्रिसिएशन सबसे बड़ा, पैसे से भी बड़ी चीज, पैसे से भी बड़ी चीज। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पैसा मेरी भी जरूरत थी, जरूरत तो हर एक की हाँ, होती है। जरूरत हर एक की होती है। जो सिचुएशंस थी, सर्कमस्टेंसेस साथ साथ फिर मेरा वो एकेडमी का भी था और फिर साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यूनिक ऊपर जाने लगा और अल्हम्दुलिल्लाह और वो फिर सब कुछ जो सोचा था उससे बढ़ के अल्लाह ताला ने कर दिया। हाँ, आप ये देखेंगे जितने मेरी पहली पेमेंट अली ने मुझे कही थी कि मैं इतनी दूंगा मुझे, ठीक है, मतलब पहली जो वेरी फर्स्ट पेमेंट अली ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 5000 मतलब तुम्हें मैंने देना है, ठीक है, तुम्हारी सैलरी 5000, तो उससे डबल उसने मुझे दी, मतलब जितना उसने मुझे बोला उससे डबल। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जितना हमने सोचा, हो सकता है अली ने भी उससे भी कम सोचा हो तो अल्लाह ने उसको ज्यादा दिया, ठीक है। और मैंने तो यही भी नहीं था सोचा कि मुझे 5000 मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज्यादा दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि वो हमने जितना सोचा यूनिक यहाँ पे पहुंचेगा, उससे डबल ट्रिपल अल्लाह था। और उसकी सबसे बड़ी रीजन लोगों के नजदीक कंटेंट होगा, मेरे नजदीक भी यूनिक का कंटेंट है, यूनिक के सक्सेस के लिए उससे बड़ी चीज इंटेंशन, उससे कई गुना बड़ी चीज इंटेंशन है तीनों की। अगर तीनों की इंटेंशन में से किसी एक की इंटेंशन गलत होती ना शायद आज यूनिक ना होता। पॉजिटिविटी के साथ ही होता है, पॉजिटिविटी के साथ प्रॉब्लम को समझना, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसने इस टाइम आना है, इसने ऐसे नहीं करना, इसने ऐसे करना, एक सिंक हुए हैं तीनों। वो सिंक्रोनाइजेशन जहाँ पे गड़बड़ हुई तो फिर सिंक वो इमोशनली भी है, एज एन आर्टिस्ट भी उसी तरह सिंक है, और सारा जो भी आप लोग टेक्निकली चीजें करते हैं या जो लिखते हैं या परफॉर्म करते हैं उसमें भी एक ही तरह से सिंक है। तो ये आपका काम को पर्सनल लाइफ के साथ नहीं लिंक किया, ठीक बेस्ट है। हाँ, आपको वैसे काम के साथ जो काम ही सेपरेट है, ठीक है। और दूसरी लेकिन ये है कि वो जितना मतलब वही मुझे इस फील्ड में यूनिक वाली जो तो पहले थे अली और समी, वही मुझे लेके आए, उनके साथ ही मैं आज भी काम कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि उनके साथ जो स्टिल मैं अभी तक काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा, उसके पीछे यही वजह है इंटेंशन। और जहाँ आज यूनिक है और जहाँ इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह इससे भी अच्छा होगा, वो इंशाल्लाह मेन कॉज इंटेंशन है, पॉजिटिविटी। अब ये मुझे बताएं, आरजे अमीर हमजा कितना सेटिस्फाई है प्रेजेंटली, अभी कितना, जो उसके अंदर एक आर्टिस्ट है जो शुरू में था जब थिएटर स्टार्ट किया या जो स्कूलिंग में सोचता करता था, जब यूट्यूब की दूसरों की वीडियोस देख के सोचा करता था, उसमें कितना सेटिस्फाइड है या अभी कितने % है, और या अभी क्या कुछ पाना है? अभी मैंने आपको बताया कि जिंदगी में ना मुझे राइट, मैंने लेफ्ट जाना था, जिंदगी में मुझे राइट कर दिया। जिंदगी में मुझे मैंने वो काम होते देखे जो मुझे नामुमकिन लगते थे, ठीक है, और उतना ही बिलीव मेरा अल्लाह ताला पे बढ़ता गया और मैं रिलीजन के बहुत क्लोज हो गया। मेरे ख्याल से मेरी आपसे मुलाकात आज से 7-8 माह पहले हुई थी, जब मैं स्कूल में आपके पास आया था, तब भी बहुत डिफरेंट था। लेकिन आज अगर आप इस टाइम की बात करें जब हम इधर बैठे हैं, अब मैं बहुत डिफरेंट हूँ, क्योंकि बहुत सारी नामुमकिन चीजें जो थी ना वो मुमकिन होते देखी मैंने, और वो मैंने अपनी मेहनत से मुमकिन होते नहीं देखी, वो मैंने अल्लाह ताला के वसीलों से होते देखी, ठीक है। और मेरा एतबार पहले मुझे लगता था इंसान मेहनत करता है तो आगे जाता है, मैं समझता हूँ नहीं, मेहनत बड़े लोग देखे मैंने 7-8 माह में जो करते हैं लेकिन आगे नहीं जा पाते। इट इज द पॉजिटिव इंटेंशन, और आप अल्लाह ताला को कितना याद करते हैं, फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते ऐसे खोलता है। मैं ये समझता हूँ कि जिसकी बाजू अल्लाह ताला पकड़ लेना,
अल्लाह ताला खुद फरमाता है एक कदम चलो 10 कदम मैं बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, हमारा जरा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। हम बात कर रहे थे कि मैंने ये कहा था कि अब जो प्रेजेंटली जो मैं हूँ, मेरा बिलीव जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, कल आपका स्ट्रांग हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हुआ है। और मेरा मानना यह है कि मेहनत आपका मुकद्दर बनाती है डेफिनेटली, लेकिन मेहनत से ऊपर भी एक ज़ात बैठी है जो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन स्टिल दे आर लैकिंग इन मैनी फील्ड्स। दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। जो लोग, जो बच्चे, जो यंग जनरेशन इस तरफ आना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उनकी टिप्स हैं उनके लिए जो उनके ज़्यादा जल्दी वो ग्रो, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है ना वो कहती है हमें बस मिल जाए जल्दी हो जाए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए हेल्प आउट करेंगी उनको ग्रो करने में? मैं आपको बात बता दूं कि एक आम आर्टिस्ट में और एक पढ़े लिखे आर्टिस्ट में ज़मीन आसमान का फर्क है, बेहद फर्क है। और मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ कि इंसान को एजुकेशन पहले कंप्लीट करनी चाहिए। एजुकेशन के साथ अगर आप इसको परस्यू कर सकते हैं, उसमें आपकी एजुकेशन अगर डिस्टर्ब ना हो तो डेफिनेटली करें, लेकिन एजुकेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी लाजमी, क्योंकि एजुकेशन जो है ना, अब जो इवॉल्विंग हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, और बेशक वो सोशल मीडिया का है या मेन स्ट्रीम का है या सिनेमा इंडस्ट्री का है, उसके अंदर जो है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपकी लैंग्वेज चूज करना, वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, इसके साथ साथ लोगों को देखने का नज़रिया एजुकेटेड इंसान का डिफरेंट होता है, और एक जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता उसका डिफरेंट होता है। एजुकेशन आई गेस आपको गाइड करती है कि किस तरह से आपने इवॉल्व होना है और किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना है आगे फ्यूचर के लिए, और साथ साथ वो ख़त्म नहीं होती, वो साथ साथ ही चलती रहती है। और मैंने आपको बताया पढ़े लिखे आर्टिस्ट में बेहद फ़र्क है, और आप देख लें जो आर्टिस्ट पढ़ा लिखा नहीं होता वो भी आर्टिस्ट डेफिनेटली होता है, लेकिन मैंने एक फ़र्क देखा है। लेकिन वो दौर चला गया जब पढ़ा लिखा ना होना एक आर्टिस्ट जो था उसको फेम मिल जाता था, किस तरह मिल जाता था। अभी भी अल्लाह ताला कईयों पे मेहरबान हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द दुनियावी लिहाज से ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके साथ साथ अगर आप कुछ करना चाहते हैं और थोड़ा वेट करें, पेशेंस जो मेरे में भी नहीं था डेफिनेटली, लेकिन जो राइट टाइम पे जो चीज़ मिलनी होती है ना, उसका अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है कि उसका राइट टाइम क्या है, हमें नहीं पता। करें और वेट करें जब तक कि वहाँ से रिस्पॉन्स हो सकता है। मैं 17-18 साल की उम्र में शुरू कर लेता तो मुझे वो फेम ना मिलता। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अमीर हमजा, आरजे अमीर हमजा, फॉर गिविंग अस टाइम। और आज की जो पॉडकास्ट थी, अब तक जितनी भी रिकॉर्डिंग्स की आई एंजॉयड अ लॉट, और हमारी पहले भी 1-2 बार डिस्कशन हो चुकी है इन्हीं टॉपिक्स पे, तो बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच अमीर हमजा, आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया, और बहुत मजा आया। And I wish you best of luck for your new initiative. थैंक यू सो मच। आप लोग ही हैं जो आएंगे यहाँ पे, हमारे चमकते धमकते सितारे जिनके बारे में हम कह सकेंगे क्या कहने। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपने वीडियो पॉडकास्ट पूरी देखी है तो जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। अमीर हमजा को फॉलो, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें जो दूसरे कहते हैं वही क्योंकि आजकल यही सुनते हैं, जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक अगली पॉडकास्ट एपिसोड में। ये एपिसोड थी 3, तो 4 में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और अमीर हमजा की तरफ से। अल्लाह हाफिज। बहुत मजा आया। कितनी देर की हुई है रिकॉर्डिंग? ये टोटल रिकॉर्डिंग हो गई है 1 घंटा 4 मिनट।